स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग ठोस का परिभाषा, ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अध्ययन किया। आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस का वर्गीकरण ठोस में उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे एटम्स, आयन और अणु, मॉलिक्यूल्स, और उनके बीच कार्यरत आकर्षण बल के आधार पर हम लोग ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला आणविक ठोस, सेकेंड आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और नेक्स्ट है और लास्ट सहसंयोजक ठोस। इन चारों क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन एक साथ हम लोग दिए गए इस टेबल में करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस तथा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जैसा इसका नाम है आणविक ठोस, तो इसमें जो इसके कण होते हैं वो अणु होते हैं, अणु। तो आप देख रहे हैं कि अध्रुवीय आणविक ठोस में भी अणु है, ध्रुवीय में भी अणु है और हाइड्रोजन आबंधित में भी अणु है। लेकिन अध्रुवीय और ध्रुवीय, यह इस अणु का प्रकृति है। यदि अणु अध्रुवीय है तो उसका डाइपोल मोमेंट का मान मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। यदि अणु ध्रुवीय है तो उसके डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। और तीसरा जो हाइड्रोजन आबंधित केस है, उस तरह से समझेंगे जैसे किसी ध्रुवीय यौगिक में यदि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम उस आणविक ठोस को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। इस आधार पर, अणुओं की प्रकृति के आधार पर, हम उनके बीच लगने वाला बंधन आकर्षण बल 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। जो अणु अध्रुवीय होगा वह लंदन फोर्स क्रिएट करता है। जो अणु ध्रुवीय होता है वो डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें। और जिन अणु में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इन तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज पावर ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड का वो सबसे अधिक होता है। आइए हम इनका उदाहरण को समझते हैं, इनके उदाहरण को। सबसे पहले आप देखिए आर्गन। आर्गन ग्रुप नंबर 18 का मोनो एटॉमिक सिंगल परमाणविक अणु होता है। यह किसी से बंध नहीं बनाता है, लेकिन जब यह ठोस होता है तो यह वांडर वाल फोर्स अर्थात लंदन बल बनाता है। इसी तरह से आप CCl4 देखिए, जो अध्रुवीय है। बहुपरमाणविक अणु होने के बाद भी इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान, दैट इज म्यू का मान 0 होता है। हाइड्रोजन गैस, दैट इज यहाँ पे हम ठोस बोलेंगे, आयोडीन ठोस। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनके में जो लंदन फोर्स होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस में लंदन फोर्स, जो कि बहुत ही वीक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनकी भौतिक प्रकृति मुलायम होती है। विद्युत चालकता, ये विद्युत रोधी होंगे क्योंकि न इनमें आयन पाया जा रहा है, न इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और क्योंकि इनका आकर्षण बल कम है, इसलिए इनका गलनांक भी बहुत ही कम होता है, अर्थात कम ताप पर ये गल जाते हैं। या हम ये कहें कि सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर ये जनरली द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में आप उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl,
ध्रुवीय है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण इसमें पोल क्रिएट हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड ठोस, ये भी ध्रुवीय अणु है, जिस कारण ये इसको हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। अपेक्षाकृत ये मुलायम भी होंगे क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली अन्य जो आकर्षण बल है उनसे कम है। विद्युत रोधी होंगे क्योंकि इनमें न तो आयन पाया जाता है न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और अध्रुवीय आणविक ठोस की तरह ही इनमें इनका जो गलनांक है वो निम्न होता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इनका जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो लंदन बल से ज़्यादा है। और नेक्स्ट आप देखिए आणविक ठोस में हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बर्फ़। वाटर जब जमता है तो वाटर के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और जिसके कारण ये स्ट्रांग होने के कारण ये कठोर होते हैं, लेकिन ये विद्युत के कुचालक ही रहेंगे और इनका गलनांक भी निम्न होगा अपेक्षाकृत अन्य आयनिक ठोस और धात्विक ठोस की अपेक्षा। तो आप समझ रहे होंगे कि आणविक ठोस 3 प्रकार से होते हैं: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे आयनिक ठोस के बारे में, जैसा इसका नाम है कि इनके जो कण होते हैं ये आयन से मिलकर बने होते हैं, और आयन में हम बेस्ट उदाहरण आप देखिए, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक यौगिक हैं, वो सभी अपने अपने आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड Na+Cl-। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है और इनके बीच जो आयनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप देख रहे होंगे कि जिस कारण ये कठोर होते हैं, लेकिन पीटने पर ये टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। इनकी एक और प्रॉपर्टीज़ है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आयन अपनी जगह से हिलते नहीं, लेकिन जब इनको गलाया जाता है या जलीय विलयन लिया जाता है तो इनके आयन मूव करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और आयन का मूवमेंट जो होता है वो करंट कैरी करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे धात्विक ठोस। जैसा नाम आप देख रहे हैं कि जितने भी धातु हैं, चाहे वो लोहा है, कापर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, वो सभी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इनको समझना होगा कि इनका जो अवयवी कण है वो किस तरह का होता है। तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी अगर धातु ठोस होता है तो उसके परमाणु अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। वो सभी इलेक्ट्रॉन उन्हीं परमाणु के चारों ओर, क्योंकि अब वो परमाणु आयन के रूप में बदल गया जिसको कर्नेल्स कहा जाता है, वो पानी की तरह वो बहते रहते हैं अपने ही क्रिस्टल के अंदर, और जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन ये निकालेंगे या रखते हैं उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होगा वह निर्धारित करेगा कि उस मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड कितना मजबूत है। तो आप देख रहे हैं कि धात्विक ठोस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, धात्विक बंध, उनका जो अट्रैक्शन है आपस का, जो उनका आकर्षण बल है वो धात्विक बंध होता है। आगे आप देखो इसको, ये कठोर भी होते हैं, इनमें आप जो है पीटने पर ये फैलते हैं और इनमें तार आप खींच सकते हैं। ठोस अवस्था चाहे गलित अवस्था हो, अच्छे चालक होते हैं क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इनके जो गलनांक होते हैं वो उपरोक्त की अपेक्षा जनरली उच्च होते हैं। नेक्स्ट आप देखो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस जैसा नाम बताया जा रहा है कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो परमाणु होते हैं, वो आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम आकर्षण बल कहते हैं, सहसंयोजक आकर्षण बल। और इनकी व्यवस्था एक नेटवर्क, एक जाल की भांति होती है। हर एक परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा रहता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए क्वार्ट्ज,
सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, एल्युमिनियम नाइट्राइड और ग्रेफाइट। लेकिन एक इसमें प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि हीरा जहाँ पर विद्युत रोधी है, वहीं ग्रेफाइट अच्छा चालक है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसे हम समझते हैं। उपरोक्त चित्र को आप देख रहे हैं, ये ग्रेफाइट का संरचना है और ये हीरे की संरचना है। तो ग्रेफाइट और हीरा एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि प्रत्येक कार्बन, हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, अर्थात 4 बॉन्ड बनाता है। संकरण प्रत्येक कार्बन का sp3 होता है और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो फ्री है, जो विद्युत के ले जाने का कार्य करे। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और ये जो लेयर वाइज जो इसकी संरचना है, उसी लेयर में ये डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं, अर्थात यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेफाइट की जो हार्डनेस है वो उनकी 3 डायमेंशनल व्यवस्था के कारण है। स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करने के लिए, और यही कारण है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों में कार्बन होने के बाद भी एक बहुत हार्ड है, मीन्स हीरा बहुत हार्ड है और ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है। इसे हम लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग में किया जाता है। जो उच्च ताप पर जो मशीनें, इंजन मशीनें काम करती हैं, उसमें लुब्रिकेंट के रूप में काम किया जाता है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ प्रश्न जिसके कारण आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पहला प्रश्न है, उपस्थित अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोस को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो अभी उपरोक्त क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है 4 प्रकार के आणविक ठोस होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पोटेशियम सल्फेट, तो ये पोटेशियम जो होता है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये जनरली ये धनायन बना के ही वो यौगिक बनाता है, अर्थात ये आयनिक यौगिक है। टिन जो धातु है, धातु की यौगिक है, धात्विक सॉलिड हुआ। बेंजीन एक अणु है, C6H6, ये एक अणु होता है। तो अणु है और साथ साथ ये अध्रुवी है, मतलब इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो 0 है। तो बेंजीन किस कैटेगरी से हुआ? अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। यूरिया एक अणु है लेकिन ये ध्रुवी है, तो ये भी ध्रुवी आणविक ठोस के कैटेगरी में आएगा। अमोनिया, जैसा आप लोग जानते हैं कि अमोनिया NH3 इसका सूत्र होता है, यह ध्रुवी होता है। ध्रुवी होने के कारण साथ साथ ये नाइट्रोजन के साथ इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़े होने के कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और यही कारण है कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। जल भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जिंक सल्फाइड आयनिक यौगिक होएगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है। रुबिडियम एक धातु है, धात्विक ठोस है। आर्गन आणविक ठोस होगा और सिलिकॉन कार्बाइड एक सहसंयोजक ठोस होता है। प्रश्न नंबर 1.7 तो ध्यान से आप देखें और इसका आंसर क्या है समझने का प्रयास करें। ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। तो विद्युत रोधी, इसका अर्थ क्या है कि न तो उसके पास आयन है और न ही इलेक्ट्रॉन है। तो आयन और इलेक्ट्रॉन नहीं हो इसका मतलब साफ है कि न तो वो आयनिक है और न ही धात्विक है। तो हमारे पास 2 बचा, मॉलिक्यूलर दैट इज आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस। अगला हिंट दिया है, वो अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। उच्च ताप पर पिघलता है, तो आप समझ रहे होंगे कि आणविक ठोस निम्न ताप पर
पिघलता है। तो इसका आंसर है सहसंयोजक ठोस। तो ठोस ए क्या होगा? सहसंयोजक ठोस होगा, क्योंकि वो अत्यधिक कठोर होगा तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में वो विद्युत रोधी है। केवल ग्रेफाइट एक ऐसा उसका उदाहरण है जो अपवाद है। अगले क्लास में हम लोग क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका का अध्ययन करेंगे।